Hello everyone. So today's topic will be Indian Constitution. We will be starting today with Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज से स्टार्ट करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डीपली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बेसिकली हम जुडिशरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो जैसे यूपीएससी हो गया या और कोई एसएससी और कोई एग्जाम, इवन कॉलेज एग्जाम, तो हम इसको इतना एक्सटेंसिवली कवर करेंगे कि इसके बियॉन्ड इसके बियॉन्ड शायद आपको और चीजें कुछ भी जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया देता हूं कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। मैं इसके लिए दो सीरीज लाऊंगा। एक में हम इसकी पॉलिटी डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी के पार्ट में मान लो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। अमेंडमेंट, जो भी बाकी चीजें हैं फंडामेंटल से अलग, वो पॉलिटी में आती है। और सेकंड पार्ट होगा फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स का तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 तो इसको हम अलग सीरीज में कवर करेंगे। अभी फिलहाल जो ये सीरीज है इसमें मैं सारी पॉलिटी कवर करूंगा, कंप्लीट पॉलिटी। ठीक है ना, पॉलिटी मतलब इतने एक्सटेंसिवली हम इसको कवर कर लेंगे कि शायद आपको लक्ष्मीकांत या और अदर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लेकिन फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, एमसीक्यूज देख सकते हो, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज पॉलिटी में पूरी कंप्लीटली आपको पॉलिटी में कोई शिकायत नहीं होगी, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। और उसके बाद जब हम फंडामेंटल्स करेंगे तो उसको डीपली करेंगे। तो बेसिकली दो सीरीज होंगी। ये सीरीज जो है ये पॉलिटी से रिगार्डिंग होगी। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, आपने सुने होंगे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो उनके अंदर क्या क्या होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अलग सीरीज में देखेंगे, फंडामेंटल्स की सीरीज में। मैं आपके लिए इजी लैंग्वेज में, इजी हिंदी लैंग्वेज, आपकी कन्वीनियंट लैंग्वेज में आपको सारी पॉलिटी और फंडामेंटल्स दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आप पूरी सीरीज देखो, आपको कोई शिकायत नहीं होगी पॉलिटी की और किसी भी चीज के रिगार्डिंग में। तो कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली और अच्छे तरीके से आप समझ पाओ, लाइफ टाइम के लिए आप समझ पाओ। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आपकी पूरी लाइफ टाइम, आप इसको ये सोचकर मत पढ़ना कि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद मेरे अकॉर्डिंगली सबको आना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया में सबको आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही वो फोर्स है जिससे हमारा हमारा कंट्री वर्क कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो लॉ है जो एक ग्रैंड नॉर्म, आपने अगर कैल्सन थ्योरी पढ़ी हो तो हमारा ग्रैंड नॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, मैंने जूरिस्प्रूडेंस की भी क्लासेस ली हैं। आप आप इस चैनल पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप जूरिस्प्रूडेंस के प्लेलिस्ट में जूरिस्प्रूडेंस देख सकते हैं। तो वहां पर आपको जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस मिल जाएंगी सारी। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हो कि आपका लाइफ टाइम काम आएगा, हर जगह काम आएगी, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन का आपको रेलिवेंसी पता चलेगी। ठीक है,
जैसे जैसे हम इसको कवर करेंगे आप समझोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब हर चीज से कनेक्टेड है। हर, आप ये कहो कि लाइफ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर। इसके लिए आपको देखो क्या जरूरत हो, किस चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत बच्चों को बेयर एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, जो लॉ फील्ड से नहीं होते। तो बेयर एक्ट मैं आपको बता दूं, बेयर एक्ट कुछ ऐसा होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो बेयर एक्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है। और जो बुक्स होती है ना, जैसे आप बात करो लक्ष्मीकांत की या किसी और बुक, कोई भी बुक, किसी की भी बात करो तो वो पर्टिकुलर ऑथर्स की बुक होती है। बेयर एक्ट किसी ऑथर का नहीं होता। बेयर एक्ट जो गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने बनाया ना, इनेक्ट किया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनेक्ट किया है, वो बेयर एक्ट है। बेयर का मीनिंग तो आपको पता होगा, बेयर जिसमें कोई एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन कुछ ना हो, यूं कहीं। तो वो एक्ट है। वो आपको इस तरीके की बुक मिलेगी मार्केट में। ठीक है। बेयर एक्ट लिखा होगा उसके ऊपर। तो ये आपके पास होना चाहिए। और एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, जिसमें मैं आपको जो बताता जाऊंगा आप उसको नोट करते जाना। ठीक है। एक आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। अच्छे खासे पेजेस लग जाएंगे इसमें, मेरे हिसाब से 250-300 पेजेस तो लग ही जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी आपको किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इतने हो जाओगे कि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन अजीब नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता। ठीक है। और कंप्लीट सीरीज में इसकी कंप्लीट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा बस आप वीडियोस लेक्चर देखते रहो। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप लॉ की फील्ड से हो तो आपको कुछ चीजें पता होंगी। लॉ की फील्ड से नहीं हो तो मैं आपके लिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से बता रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और बिल्कुल हाई लेवल पर आपको ले जाके छोड़ूंगा मैं। देखो, कोई भी एक्ट होता है ना, कोई भी एक्ट, एविडेंस एक्ट फॉर दैट मैटर, या आईपीसी या सीआरपीसी, कोई भी एक्ट, आपने नाम तो सुने होंगे। अगर एक्ट नहीं पढ़ा होगा, एटलीस्ट नाम सुने होंगे। एटलीस्ट आईपीसी तो सुना ही होगा आपने। क्राइम के मैटर में आप सुनते रहते हो, उस पर ये धारा लग गई, उस पर वो धारा लग गई। एटलीस्ट आईपीसी तो सुना ही होगा आपने। तो क्या होता है, कोई एक्ट का अगर आपने स्टार्टिंग के पहला दूसरा सेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो पहले सेक्शन में तो यही लिखा होता है, ये एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का एनेक्टमेंट क्या है। दूसरे सेक्शन में हमेशा ना आपको डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा। डेफिनेशन। ठीक है। इस तरीके से एक्ट स्टार्ट होता है। पहले में वो एक्ट के बारे में लिखा होता है पहले सेक्शन में, दूसरे में डेफिनेशन लिखी होती है। मोस्टली मोस्टली एक्ट में आपको यही पैटर्न मिलेगा। और उसके बाद एक्ट की जो धाराएं होती हैं वो उसके बाद होती है। ठीक है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मैंने आपके लिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है, मेरे पास ये इसका पीडीएफ फॉर्मेट है। और अगर आपके पास बुक, मैं आपको फिर कहता हूँ कि डायरेक्ट आपके पास हो तो आप इसी में भी, इसमें भी आपको कोई जगह लिखना पड़ता है। आप अपने नोट्स इसके अंदर भी बना सकते हो। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने तो काफी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो, इसमें पॉसिबल हो दिखना, तो मैंने तो काफी कुछ अपने बेरेट के अंदर ही लिखा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से अपने बेरेट के अंदर लिख सकते हैं। ये जैसे आपके बेरेट में स्पेसिस होती है, तो यहीं पर ऐसे मार्क कर करके आप उसको लिख सकते हो। कन्वीनियंट होता है, बाद में रिवाइज करने के लिए भी कन्वीनियंट होता है वो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 22 से। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 22, आर्टिकल 3,
93 से। ठीक है, अब आप पूछोगे कि हम लास्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, आगे से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली एक्ट में तो आपको ऐसा दिखेगा कि स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्लॉज और ये सारी क्लॉज की ये एक्ट है क्या, इस एक्ट का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में मिलेंगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट में लिखी हुई है, शायद उस टाइम पर जो भी रीजन रहा हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट में लिखी हुई हैं और इनकी रेलेवेंसी सबसे पहले आती है। ठीक है ना, तो आप उस चीज की चिंता मत करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, हम सब कुछ कवर कर लेंगे A to Z, आप कुछ रहेगा नहीं, लेकिन पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं इस पैटर्न को आप फॉलो करते रहो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, एक बेसिक बात बताता हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना, अदर एक्ट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में एक और डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, कि जो और एक्ट है ना, आईपीसी, सीआरपीसी, फॉर दैट मैटर आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हो गया या और कोई भी एक्ट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इसमें जो सेक्शंस, इसमें जो नंबरिंग होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेक्शन, इनको हम सेक्शन बोलते हैं। अदर एक्ट्स में, दूसरे एक्ट में सेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको हम आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल, इनको हम सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल। देखो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं आपको सारी बेसिक चीजें, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है 5-7 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इनको हम आर्टिकल बोलते हैं, सेक्शन नहीं बोलते। आर्टिकल मतलब हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक चीज थी, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चों को जो स्टार्टिंग मान लो लॉ कॉलेजेस में है या दूसरी फील्ड से हैं जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो उनको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में कंफ्यूजन होती है। तो स्टार्ट करें पार्ट 22 से। पार्ट 22 आप अपने बेरेक्ट में खोल लीजिए, मैं भी अपने बेरेक्ट में खोल लेता हूं। आप अपने बेरेक्ट में खोल लो पार्ट 22 को और आ जाओ 393 के ऊपर। ठीक है, तो 393 क्या बात करता है? 393 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 393 हमें बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थ्री, और इस मे का मतलब है, मे क्यों लिखा हुआ है? क्या मेरे को कोई बता सकता है कि मे क्यों लिखा हुआ है, शैल क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? शैल और मे का डिफरेंस आपको पता होगा। शैल का मतलब मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी, और मे का मतलब डिस्क्रिशनरी होता है, डिस्क्रिशनरी मतलब, इतना बेसिक तो चीज आपको शायद पता होंगी। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? जिसको आप मना नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी होता है जिसमें डिस्क्रिशन होती है। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू यू मे नॉट डू। इसको हम करेंगे। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, कोई मेजर चीज नहीं है, बस आपको ये देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 393 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 393। अब आप ये मत डरना कि आपको इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, 395 आर्टिकल कैसे पढ़ोगे? हैं, टोटल आर्टिकल्स क्या है? टोटल आर्टिकल, टोटल आर्टिकल 395 जो नंबरिंग है, वैसे टोटल कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पार्ट, कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट, 22 टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट 22। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल्स है ना, कुछ अमेंड होके हट गए, कुछ ऐड हो गए, तो उसके बाद इसका नंबर डिफरेंट आता है, उसके बाद इसका नंबर डिफरेंट आता है। मैंने लिखा हुआ है, मैं ये आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अभी अगर मिल जाएगा तो मैं अभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में। क्योंकि देखो आर्टिकल जो है ना वो अमेंड होते रहते हैं, कभी कोई आर्टिकल हट गया, कभी कोई आर्टिकल ऐड हो गया, तो उसकी वजह से इनका नंबर हो सकता है ये ना हो, अलग हो। नंबरिंग वाइज अगर देखो तो लास्ट नंबर 395 आर्टिकल का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो
नेक्स्ट चलते हैं 394 के ऊपर। 394 के ऊपर चलते हैं। दिस आर्टिकल and article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92 and 93, ठीक है, shall came into force at once and the remaining provisions of this constitution shall came into force on the 26th January 1950, which day is referred to in the constitution as the commencement of this constitution। अब आपको ये पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? ये डेट आपने कहीं देखी है? अब आपको कहो ये कैसी बात कर रहे हो, ये डेट तो सबको ही पता होगी, ठीक है ना। 26 जनवरी की डेट आपको पता है क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इस दिन। लेकिन आपको पता है एक और डेट थी, 26 जनवरी 1950 के अलावा एक और डेट थी जिस दिन ये सारे प्रोविजंस अप्लाई हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, ठीक है ना। ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये सारे आर्टिकल्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो 394 में लिखे हुए हैं, ये सारे आर्टिकल्स ना कुछ टाइम पहले ही एप्लीकेबल हो गए थे, ये सारे आर्टिकल। तो ऐसा क्यों और किस दिन हो गए थे भाई? 26 जनवरी को तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ये बात सबको पता है। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं, ये बाकी सारे आर्टिकल्स, ये किस दिन एप्लीकेबल होते हैं? लिखा हुआ है ना, दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल का मतलब ये भी 394 भी। तो दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल शैल केम इनटू फोर्स एट वंस, ये सारे आर्टिकल एट वंस, एक ही बारी में फोर्स में आ जाएंगे। कब? एट वंस मतलब एक ही बारी में, ये सारे आर्टिकल फोर्स में आ जाएंगे। और जो रिमेनिंग प्रोविजंस बच गए इनके अलावा, वो आएंगे 26 जनवरी को फोर्स में, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये कौन सी डेट है सबसे पहले तो, और दूसरी बात कि 26 जनवरी का 26 ही क्यों सेलेक्ट किया गया? 1 जनवरी क्यों नहीं था? 2 जनवरी क्यों नहीं था? 26 ही क्यों था? 26 में क्या पर्टिकुलर था? ठीक है ना। तो अब आप आ जाओ अपने बेयर एक्ट के उसमें, बेयर एक्ट में पहले पेज पे खोलोगे तो प्रियम्बल है, अपने प्रियम्बल पर आ जाओ आप। मैं भी प्रियम्बल खोल लेता हूं, आप प्रियम्बल पर आ जाओ। ये आप ऐसे देखोगे ना पहले पेज पर, तो यहां पर आपको प्रियम्बल मिलेगा, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व, ये सब, ये इसको बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। पहले पेज पर आ जाओ, इसमें आप देखना, या नीचे आ जाओ, कहां गया, ठीक है, हाँ, इसमें लास्ट पैराग्राफ पर आ जाओ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी हम प्रियम्बल नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है कि वो जो आर्टिकल्स हैं वो कब एप्लीकेबल हुए थे वो दिखा रहा हूं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 20, यहां देखना, दिस 26, यहां मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ज्यादा बेटर होगा। दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give, ये वर्ड देखना, adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब आपको समझ आया? यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है 26 नवंबर, 26 नवंबर। वहां पर क्या लिखा है? उधर क्या लिखा हुआ है लास्ट में जो हमने देखा 394 में? अब अपने बेयर एक्ट में देखो,
तो बैरक में लिखा हुआ है 26th डे ऑफ जनवरी 1950। तो ये क्या है, यहां प्रियम्बल कह रहा है कि 26 नवंबर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता है क्या है, जो असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, नवंबर कब का, 1949 का। डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो दूसरी डेट है ना, जो दूसरी डेट है, कहां गया, सॉरी, ठीक है, जो दूसरी डेट है वो है 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ प्रोविजंस 2 महीने पहले इनेक्ट हो गए थे और कुछ प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 2 महीने के बाद लागू हुए थे। तो ये सारे जो प्रोविजंस है ना जो लिखे हुए हैं, ये सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हो गए थे और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल हुआ था। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का इसका अगर आपको आंसर पता करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स है क्या, ये आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं, कुछ आपको बेसिक गाइड करता हूं मैं आपको। देखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भी बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी कुछ एक्ट थे जो गवर्न करते थे, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो प्रोविजंस हैं, देखो एक सोसाइटी जो होती है ना, एक सोसाइटी में रिक्वायरमेंट क्या होती है। ब्रिटिशर्स चले गए, ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो रूल कर रहे थे, जो उन्होंने अपने लॉज बनाए हुए थे, जो अपना सिस्टम बनाया हुआ था एक रूल करने का इंडिया को, अब वो सिस्टम तो चलने वाला नहीं था, उस सिस्टम को चेंज करना था, उस सिस्टम को चेंज करना था। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री वर्क करती है डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट। तो हमारी कंट्री इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती है। अब आप देखो, एक सोसाइटी होती है कोई भी, ये एक सोसाइटी है, मान लो ये इंडिया है। ड्राइंग इस पे इतनी अच्छी होगी भी नहीं और ना मेरे को इतनी अच्छी ड्राइंग आती, तो फॉरगिव मी फॉर दिस। सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो अब इसमें क्या है, इसमें पॉपुलेशन है, ये सारे जनता है, मान लो इसमें जनता है। तो रूलिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर रूल करना है ना तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और हमने अपने आप को क्या दी, डेमोक्रेसी, हमने अपने आप को डेमोक्रेसी दी। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पीपल, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पीपल। तो इसके लिए क्या होगा, अगर रूल ऑफ पीपल होगा तो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट होगी तो उसका कोई गवर्नमेंट हेड होगा, जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और हमने क्या कहा कि हमारी जो सरकार होगी ना वो इलेक्टेड होगी, इलेक्टेड, उस इलेक्टेड। अब आपको किसी को इलेक्ट करना है, एक बेसिक बात बताओ, आपको किसी को इलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, वोटिंग करोगे, ठीक है ना, वोटिंग के थ्रू इलेक्टिंग होगी। और इलेक्शन होने के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा जिसको आप बोलोगे एमएलए। फॉर स्टेट मैटर की बात करें तो एमएलए, सेंटर की बात करें
तो एमपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, ये सब क्या होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब की क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या कहाँ लिखा हुआ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। कोई इशू वाली बात नहीं है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे, आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे किसी बात से रिगार्डिंग। तो अगर एमपी चाहिए, एमएलए चाहिए, तो हमने अपने आप को सिस्टम क्या दिया, मैंने हमने अपने आप को डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन करना पड़ेगा, और हमने बोला कि भाई जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा ना वो इलेक्टेड होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, उस दिन उसी दिन इलेक्शन उसी दिन इलेक्शन होकर कोई रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? तो रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन, उस इलेक्शन को कराएगा कौन, उस रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुना जाएगा, कैसे कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी? ठीक है, और कौन बनाएगा, किसको हम बोलेंगे? देखो हमारी कंट्री अलग हुई पाकिस्तान से, कुछ आदमी ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ रहते थे, जो यहीं रह गए, बाद में उनको एंग्लो इंडियन का नाम दिया गया। कुछ ऐसे आदमी थे जो बांग्लादेश से आए, कुछ ऐसे थे जो अफगानिस्तान से आए, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान से थे, हमारा देश डिवाइड हुआ, बहुत सारे सीक्वेंस हुए। तो किसको बोलेंगे कि कौन इंडिया का सिटीजन है? कैसे डिसाइड करा जाएगा कि सिटीजन कौन है? कैसे डिसाइड करा जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बनाया जाए? अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर देते हैं कंप्लीट, तो उसके लिए तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना, स्टेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, इलेक्शन हेड चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। इलेक्शन कौन कराएगा? कैसे चुनोगे? इलेक्शन कराएगा कौन? अगर ऐसी अपनी मर्जी से चुन लोगे तो कैसे बोलोगे डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब तो इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके लिए ये कारण था कि ये आर्टिकल पहले लागू हुए, कि भाई हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि सिटीजन कौन है। तो 5, 6, 7, 8, 9 में आप देखोगे तो ये डिसाइड है कि सिटीजन कौन, सिटीजन कौन, किसको बोलेंगे हम, ये सिटीजन है। ठीक है ना? पहले भाई राजा बनाने से पहले जनता तो होनी चाहिए। एक जगह पर अगर किसी राजा को राज करना है तो क्या अकेला आदमी राज कर सकता है? भाई राज तो किसी जनता के ऊपर ही होगा। तो पहले जनता तो बनाओ, तो सिटीजनशिप बनाई गई। उसके बाद अब जनता बन गई, अब राजा बनाओ, तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई गई। देखो सीक्वेंस समझते जाना आप, मैं आपको बहुत इजी, बहुत लेमैन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आर्टिकल्स हम पहले क्यों लेकर आए? ठीक है ना? इसके बाद भाई अब जनता बन गई, राजा बन गया। राजा इन द सेंस, लिटरल सेंस में नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। राजा वैसे हमारे देश में कोई राजा नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है जो इलेक्टेड हेड होता है। तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, जनता बन गई, राजा बन गया, अब इलेक्शन, इलेक्शन कराओ, तो 324 इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब उसके बाद संविधान बना है, तो संविधान की जो डेफिनेशन है, कैसे, देखो आम जनता तो इसको समझ ही नहीं पाती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप इसमें डेफिनेशन नहीं बनाओगे, डेफिनेशंस की एक बनाना पड़ता है, एक पूरा क्लॉज बनाना पड़ता है जिसमें सारी डेफिनेशन, इसमें अगर कोई भी वर्ड है, कोई एब्सर्ड वर्ड है, कोई अजीब सा वर्ड है, उसमें कोई आगे चल के एम्बिग्विटी ना आए, उसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना आए उसको इंटरप्रेट करते टाइम। तो उसके लिए हर, आप देखोगे हर एक्ट में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है जिसमें सारी डेफिनेशन लिखी होती है कि भाई मे का क्या मतलब होगा, शेल का क्या मतलब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब बहुत सारी आप डेफिनेशन देखोगे कि हर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज होता है, ताकि उसको, उस एक्ट को इंटरप्रेट करने में कोई इशू ना आए। तो डेफिनेशन क्लॉज भी बनाए गए, इसके साथ कई ऐसे इंटरिम सेक्शन, इंटरिम आर्टिकल्स बनाए गए जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है ना?
कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ लागू करने के लिए बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे 379 से 391 आई थिंक, ये आर्टिकल इंटरिम सेक्शंस, इंटरिम आर्टिकल्स थे जिनको बाद में रिपील कर दिया गया। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसके बाद इनको रिपील कर दिया गया। ये कुछ इंटरिम मेजर्स थे, इंटरिम आर्टिकल्स थे जिनको सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाए। मैंने आपको बताया ना, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत सारे हेड्स चुनने होते हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट में जज होगा और कौन, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, जब तक इलेक्शन नहीं होती जब तक उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। एच जे कानिया ऑनरेबल सीजीआई थे उस टाइम पर। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है। तो अब इन सारे आदमियों को इंटरिम, सीजीआई तो पहले फेडरल कोर्ट से थे, उनकी बात नहीं करें, हम जुडिशरी की बात ना करें, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, असेंबली का हेड और वो सारी चीजें क्या थी, वो इंटरिमली असेंबली ने आपस में डिसाइड करके, वोटिंग करके या जैसे भी उसको चुना गया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो इसलिए ये कारण था कि इन सारे आर्टिकल्स को पहले लागू किया गया। ठीक है, इन सारे आर्टिकल्स को पहले लागू किया गया 26 जनवरी, और इन सारे उनको लागू किया गया, इन सारे आर्टिकल्स को 26 नवंबर को। बाद में 26 जनवरी 1950 को सारा प्रोसीजर अपनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया। इलेक्शन, इस बीच में इलेक्शंस करा लिए, इलेक्शंस करा के प्रॉपर हेड चुन लिए गए हर चीज के। तो फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो इसमें से आ जाता है 394 में से कि कितने आर्टिकल हैं 394 में जो लिखे हुए हैं जो 26 नवंबर 1949 को एप्लीकेबल हो गए थे, कितने आर्टिकल हैं? तो अगर आप इनको गिनो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 80, 91, 92, 93, तो ये होते हैं 15। और एक है हमारा 394, ये आर्टिकल भी लिखा हुआ ना, दिस आर्टिकल। तो इन टोटल की अगर बात करें तो 16 आर्टिकल जो है वो 26 नवंबर 1949 को एप्लीकेबल हो गए थे। एप्लीकेबल मतलब लागू हो गए थे, फोर्स में आ गए थे। ठीक है, 16 आर्टिकल। और बाकी के जो रिमेनिंग आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है जर्नी कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिक बता दिया मैंने आपको। अब 2-3 फैक्चुअल चीजें मैं आपको बताता हूं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकती है। देखो 26 नवंबर 1949 इसको क्या बोला जाता था पहले? इसको पहले कुछ बोला जाता था, एक नाम दे रखा था 26 नवंबर 1949 को, इसको बोलते थे लॉ डे। लॉ डे, ठीक है। लेकिन 2015 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपने सबने नाम सुना होगा, रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 2015 में। तो 2015 में एक नोटिफिकेशन ला के, एक गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट क्या होता है ये आपको पता है? गैजेट क्या होता है? नहीं पता है तो कमेंट्स में लिखो, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा गैजेट क्या होता है।
और सब्सक्राइब करो आप, तभी आपको अगली वीडियो के बारे में पता चलेगा टाइम टू टाइम। तो 2015 में क्या हुआ, एक गैजेट नोटिफिकेशन लाके गवर्नमेंट ने इस लॉ डे को चेंज करके क्या कर दिया बताओ। लॉ डे को चेंज करके क्या बोला गवर्नमेंट ने, इसको बना दिया संविधान दिवस। अगर हम बोले इंग्लिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, ठीक है। और क्यों बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था, ये मैंने आपको बता दिया। पहले लॉ डे बोला जाता था, लॉ डे के नाम से फेमस था। और 2015 में 125th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम चेंज कर कर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके और इसको संविधान दिवस का नाम दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे कह लो या संविधान दिवस कह लो। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल बातें मैंने आपको बताई। अब एक और फैक्चुअल बात मैं आपको बताता हूं। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि 26 ही क्यों, 26 ही क्यों, ये 26 ही क्यों, हमने 1 जनवरी को एप्लीकेबल क्यों नहीं करा, 1 फरवरी को क्यों नहीं करा, 26 में ऐसा क्या था। तो अगर आपको पता हो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को क्या कहते हैं, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, अब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीएससी या जो भी, एमसीक्यूज की बुक में भी मिल जाता है कई बार ये क्वेश्चन, इसको इस दिन बोला जाता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज सुना है आपने, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज इस दिन माना जाता है 26 जनवरी 1930। ये कारण था कि हमने 26 जनवरी की डेट को चुना और 26 जनवरी की डेट को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल करा। ठीक है, ये रीजन है 26 जनवरी 1930 का। तो फैक्चुअल बातें मैं आपको बता चुका हूं, और देख लेता हूं अगर कुछ बचता है तो। ठीक है, यही चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और 393 और 394 कर चुके। इसके बाद एक आर्टिकल हम ये देखते हैं, एक आर्टिकल 392 पे आ जाओ। 392 खोल लो अपने बेर एक्ट में। ठीक है, और इससे स्टार्ट करते हैं। थ्री 92, The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in the relation to the transition from the provisions of Government of India Act 1935 to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition, omission, as he may deem to be necessary or expedient। ठीक है, आगे की कोई जरूरत नहीं है, अब इतने भी बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूं कि इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट में, फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग एनी डिफिकल्टीज पर्टिकुलरली इन रिलेशन to the transition from the provisions of the Government of India Act 1935। मतलब क्या कह रहा है ये, देखो अगर हम बात करें, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी हो,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आए पहले, रेगुलेटिंग एक्ट थे पहले। बात करें 1770, अलग अलग, क्योंकि उस टाइम पे देखो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल में अलग अलग एक्ट, उनके हिसाब से वो अपने एक्ट लाते रहे, क्योंकि सोसाइटी को रूल करने के लिए लॉ तो चाहिए ना। जैसे आज हमारी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन से रूल होती है, तो उस टाइम पर भी किसी और एक्ट्स, किसी और रूल से रूल होती थी। तो बात करें, आपने अगर पढ़ा हो 1773 और 1909, 1919, 1919, 1935, तो लास्ट ये एक्ट था 1935। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 1950 के एक्ट पर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इससे पहले बहुत सारे एक्ट थे, टाइम टू टाइम, जो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंगली डेवलप करे थे, जो अमेंडमेंट उनमें होती रही, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती रही। तो उसके बाद हम 1950 में आए और यहाँ पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करा। अब ये सारे एक्ट आप एक बार उसमें पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, हिस्ट्री का पार्ट है ये, तो हिस्ट्री के पार्ट में आप पढ़ सकते हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्ट को नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हो, ज्यादा रेलेवेंट है नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में इससे रिगार्डिंग आप रेयरली कोई क्वेश्चन आपको आते हैं, क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, बट इतने नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। इसमें एक एक पेज भी अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको सफिशिएंटली नॉलेज हो जाएगी। बाकी मैं ये अभी नहीं करा रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, मतलब ये चीजें आपने हो सकता है पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो पर्टिकुलरली पढ़ा ही होगा, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें, पूर्ण स्वराज, ये आपने करा होगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था लास्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था लास्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने किस में ट्रांजिशन करा? ट्रांजिशन मतलब चेंज, ये ट्रांजिशन है ना। हमने किस में ट्रांजिशन करा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इस ट्रांजिशन में अगर कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी पर्टिकुलरली, अब पढ़ो आप, अब आपको समझ आएगा। The President may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of Government of India Act to the provisions of this Constitution, by order direct that the Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition, omission, as he may deem necessary or expedient. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि कोई प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो हमने अडॉप्ट किया है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई एडिशन करना है, कुछ ओमिशन करना है, तो प्रेसिडेंट उसको अपने ऑर्डर से कर सकता है। कहाँ गया, कहाँ लिखा था प्रेसिडेंट? हाँ सॉरी, ये लिखा ना, द प्रेसिडेंट। तो कौन अथॉरिटी, कौन करेगा अगर कोई चेंजेस करने होंगे? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। 392 इतनी बात बताता है, इतना पार्ट हमारे लिए रेलेवेंट है। देखो कुछ चीजें होंगी, मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें हमारे पार्ट के लिए रेलेवेंट होंगी जो मैं आपको कवर कराऊंगा, कुछ चीजें जो मैं छोड़ दूंगा वो आपको खुद कवर करनी है, वो इतनी डिफिकल्ट होंगी नहीं। जैसे अगर मैंने आपको अभी ये बता दिया तो आपके लिए आगे वाले प्रोविजंस कोई डिफिकल्ट होंगे नहीं। जो जो चीजें डिफिकल्ट होंगी, जो रेलिवेंट होंगी, जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा आपको। मैं सफिशिएंट चीजें आपको कवर करा दूंगा, मतलब ये मान लो कि 80 to 85% चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी जो 10 से 15% चीजें रहती हैं वो आपको खुद पढ़ने से भी समझ आ जाएगी। और कोई एमसीक्यूज की बुक है, आती है, एमसीक्यूज की बुक आती है, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन की बुक आती है, तो उनको कवर करने से भी वो चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी 80 to 85% चीजें मैं आपको कवर करा दूं, ठीक है। तो 392 आया आपकी समझ में कि अगर इस ट्रांजिशन में कोई इशू आता है तो
प्रेसिडेंट उसको अपने ऑर्डर के थ्रू इससे आपको समझ आया कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1935 से 1935 वाला जो एक्ट था ना, जो जो लास्ट एक्ट था यहाँ पर 1935, इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करी। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये पार्ट कहाँ से अडॉप्ट करा, वो कहाँ से अडॉप्ट करा, तो वो भी मैं आपको सब कवर करा दूंगा आने वाले टाइम में। जैसे जैसे हम जो साथ साथ करते रहेंगे ना, तो उनके साथ बताता जाऊंगा। और आप उन चीजों को डायरेक्ट में लिख लो ना, तो ज्यादा बेटर होगा। बट उसके लिए आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट बोले तो ये, ठीक है, ये आपको ज्यादा बल्कि भी नहीं लगेगा। और जितना डायरेक्ट को रीड करोगे ना, जितना बेयर एक्ट को रीड करोगे, लक्ष्मीकांत रीड करने से बेटर है कि आप बेयर एक्ट को रीड करो, पर्टिकुलरली फॉर जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम्स। फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के लिए आपको लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल चीजें जो हैं और उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फैक्चुअल बेस, तो वो हो सकता है लक्ष्मीकांत आपकी हेल्प करे, या और कोई बुक हो। पर्टिकुलरली मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करा रहा हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए सेम है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, सब किसी मतलब कोई भी एग्जाम हो, तो ये तो सबके लिए सेम है। बाकी मैंने आपको बताया कि 80 to 85% चीजें कवर हो जाएगी। तो हमने करा। इसके बाद एक दो चीजें फैक्चुअल और बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई ना, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट मतलब 26 नवंबर के टाइम से और 26 जनवरी के टाइम तक 2 महीने के लिए जो हमने गवर्नमेंट बनाई थी, उस गवर्नमेंट में हमने प्रेसिडेंट चुना था। हमने जो प्रेसिडेंट चुने थे ना, इंटरिम प्रेसिडेंट, इलेक्शंस कराने के लिए, वो आपको पता ही होंगे। ये तो आपको सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं ना फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये इलेक्ट हुए थे, इलेक्ट होके इनको ही बनाया गया था। लेकिन ये इंटरिम प्रेसिडेंट भी थे, जो 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए थे ना इलेक्शन कराने के लिए, उस टाइम पर इनको इलेक्ट किया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आपस में इनको इलेक्ट किया। लेकिन बाद में जब रियल इलेक्शन हुए ना, तो उस इलेक्शन में भी यही जीत गए थे, तो इसलिए इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, और आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है ना, ओथ दिलाता है सीजीआई। तो सीजीआई कौन था उस टाइम पर? एच जे कानिया। एच जे कानिया जो है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एच जे कानिया उस टाइम पर सीजीआई थे इंडिया के, और इन्होंने ओथ दिलाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो इलेक्ट हो गए थे। उसके बाद दोबारा इलेक्ट हुए थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये वाली टर्म, इंटरिम टर्म भी काउंट करो, तो 3 टर्म हो जाती है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने मतलब 26 जनवरी के बाद के टर्म काउंट करो, तो 2 काउंट होती है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच जे कानिया थे, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ओथ दिलाई थी। तो पहले चीफ जस्टिस एच जे कानिया और पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ऑलरेडी चीफ जस्टिस थे। फेडरल कोर्ट जो था ना, फेडरल कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट से पहले, सुप्रीम कोर्ट तो हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पहले जो था वो फेडरल कोर्ट था, और उस फेडरल कोर्ट में भी यही चीफ जस्टिस थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई टेक्निकली या प्रैक्टिकली एच जे कानिया बने थे। ठीक है ना, तो ये 2 बातें मैंने और बताई आपको। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, देखो ये आ जाते हैं और आपको ये स्टोरी फॉर्म में याद रह जाते हैं। ठीक है,
और इसके बाद सॉरी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये इलेक्शन 19, इनका टाइम लिख लो कब इलेक्शन हुआ था, 1952 में। एज पर मी 1952 में ऑफिशियली, इंटरिम तो ये बन गए थे उसी टाइम पर, और ऑफिशियली 1952 में जब इलेक्शन हुआ तब इनको ऑफिशियली बनाया गया था, ठीक है ना। टोटली टेम्परेरी बेसिस एंड फॉर्मली ही बिकेम द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1952। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन गए थे, और उससे पहले जो ड्यूरेशन थी 2 साल की, उसमें वो इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम थी ना, जिसमें इलेक्शन नहीं हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने आप में ही डिसाइड कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 2 साल तक रहे थे इंटरिम। उसके बाद ऑफिशियली इलेक्शन हो गए, 1952 में इलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये कुछ स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बताई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड, कहाँ से आया, कैसे आया, डेट बताई मैंने आपको, 26 नवंबर वाली बात बताई, बी आर अम्बेडकर जो लॉ डे था उसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन डे कर दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं एक पॉलिटी की सीरीज लाऊंगा और दूसरी सीरीज होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब फंडामेंटल्स की। 2 सीरीज होंगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, एक पॉलिटी की और एक फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में हम फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे, और पॉलिटी में हम जो पॉलिटी का पार्ट है, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और हो सकता है इसमें 25 क्लासेस के आसपास लग जाए पॉलिटी में, आई थिंक। बट हाँ ये है कि 25 क्लासेस में कंप्लीट पॉलिटी में आपको इन डेप्थ में करा दूंगा, ठीक है।